Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream, and today I am here with some a special topic in chemistry, that is chemical reaction and chemical equation for class 10. तो अब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर के बतलाते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है दोनों ही ज़रूरी है, मिक्स्ड है ना, स्टेटमेंट में आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए हम इसको जो है हिंदी इंग्लिश मिला करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तो ऐसे क्लास 10 के लिए चैप्टर 1 हुआ करता है, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन जो भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस टॉपिक की जो विशेषता है, जो स्पेशल फीचर है, वो इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि पूरे केमिस्ट्री में अगर आप कोई केमिकल कंपाउंड का नाम सुनते हैं तो वो सब के सब जो है केमिकल रिएक्शन का ही जो है एक आउटकम होता है। मतलब उसी केमिकल रिएक्शन से वो सब चीज़ आता है, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, तो ऐसे तो आप डेफिनेशन से आसानी से बोल देते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस व्हेयर एज केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस तरह से आप लिख देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के लिए चलिए हम भी आपके लिए लिखते हैं, ये केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है कोई प्रोसेस होता है, तो इट इज ए प्रोसेस, ठीक है। आप जानते हैं कि इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू वन और मोर अदर सब्सटेंसेस। इसमें होता क्या है कि कोई एक सब्सटेंस लेते हैं, यहाँ देखिए सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, ध्यान दीजिए, एक से अधिक जो होगा तो वो सब्सटेंसेस हो जाएगा। दिस चेंजेस into one or more other substances, ये इसका जनरल डेफिनेशन होता है जो आप भी जानते हो, ठीक है। तो ये जो वन और मोर सब्सटेंसेस आप लेते हैं यहाँ भी, तो लेफ्ट में जो है इसको आप रिएक्टेंट बोलते हैं, जो आप काफ़ी जानते हैं पहले से। और ये चेंज हो करके ये क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होगा, तभी जाकर के ये केमिकल चेंज आप बोल पाएंगे या केमिकल रिएक्शन बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये जो रिएक्टेंट है, देख रहे हैं, वन और मोर सब्सटेंसेस के फॉर्म में, वो जो है प्रोडक्ट में वन और मोर अदर सब्सटेंसेस के फॉर्म में वो क्या होता है? चेंज होता है। जनरली केमिकल रिएक्शन में यही होता है और इसको आप क्या बोलते हैं? कोई प्रोसेस बोलते हैं। अब इसी सब्सटेंस का अगर आप कोई सिंबल देते हैं, तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई सिंबल और कोई फॉर्मूला ले लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, और ये जो है चेंज हो करके चेंजेस इनटू, ये देखिए इधर जो प्रोडक्ट होगा यहाँ भी होगा सिंबल और
फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये क्या हो जाएगा, सिंबल और फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट। तो जब इसका हम फॉर्मूला या सिंबल में एक्सप्रेस करेंगे किसको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, तो ये कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सर्टेन फॉर्मूला रहेगा। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन का जो क्लियर कट डेफिनेशन है वो है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन विच reactants and products are written in their formula और सिंबल। तो जहाँ सिंबल की जरूरत है वहाँ सिंबल देते हैं, जहाँ फॉर्मूला की जरूरत है वहाँ फॉर्मूला देते हैं। कहीं कहीं पर सिंबल और फॉर्मूला दोनों एक ही होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि भाई वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, तो H2O आप बोलते हैं। लेकिन कोई अगर जल्दीबाजी में पूछ दे कि वाटर का सिंबल क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, कुछ नहीं होता है, वहां भी आप H2O ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सिंबल और फॉर्मूला का मतलब अब ये नहीं समझना चाहिए कि सिंबल ऑफ एलिमेंट होता है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड होता है, वो बात अब है नहीं। सिंबल फॉर्मूला यहां के लिए अब समझ लीजिए कि एक ही है ना। तो इसीलिए वो राइटर लिखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, symbolic representation of reactants and products of a chemical reaction is called chemical equation। तो वो symbolic representation क्यों लिखते हैं, symbolic representation का मतलब हुआ कि कोई हो सकता है खास सिंबल में लिखा हुआ हो, जैसे एलिमेंट्स का आप सिंबल पढ़ते हैं। अब कोई आपसे पूछ दे कि भाई सोडियम का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सोडियम का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। नहीं, वही सिंबल जो सोडियम का होगा वही आपको बोलना होगा फॉर्मूला में भी, Na होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब वहां पर आप सिंबल और फॉर्मूला में उतना डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है। उसका है कि आप उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, केमिकल इक्वेशन के लिए। और ये जो प्रोसेस हो गया जहां पर वन और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू वन और मोर अदर सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ये जो है आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन एक चीज जरूरी है कि ये सिंबल और फॉर्मूला जो लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन के लिए, ये इतना आसान नहीं होता है। आप जो चाहेंगे कि हम कोई फॉर्मूला याद कर लें, तो याद करने वाला फॉर्मूला 4 ही 5 होता है जो आपके दिमाग में सेट किया हुआ रहता है। क्योंकि मुझे भी तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी दिनों से है, बच्चों के बीच में मैं रहा हूँ, तो वहाँ जो है हम जब भी ज़्यादातर पूछते हैं 9-10 के बच्चों के लिए कि भाई आपको फॉर्मूला मालूम है कंपाउंड का, तो हाँ खूब मालूम है। तो जैसे ही पूछ देते हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड का क्या क्या फॉर्मूला मालूम है, तो सबसे पहले बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, फिर बोल देते हैं वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मतलब 4-5 फॉर्मूला जो है जल्दी जल्दी वो बोल देते हैं। लेकिन वही अगर हम पूछ दें कि भाई सोडियम बाइसल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, तो चुप हो जाते हैं। अरे भाई सोडियम बाइसल्फाइड का भी तो आप जो है, या बाइसल्फेट भी आप बोल सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बोलने में उनको टाइम लग जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि फॉर्मूला का मतलब यह नहीं कि आप 2-3-4 फॉर्मूला ही जान करके रखिए जो काफ़ी फेमस है, ऐसी बात नहीं है। आपको कम से कम जो फॉर्मूला पढ़ना है वो 40-50 के आसपास में पढ़ना है। ठीक है, तो 40-50 के लिए
ये जो फॉर्मूला आपका बनेगा, तो कुछ फॉर्मूला तो आपका सीधे कैटाइन और एनाइन से बनता है। कैटाइन और एनाइन मिला करके देखिए, कैटायन प्लस एनायन मिला करके आपका आयनिक कंपाउंड बनता है। ये आयनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट आपको मेटल नॉन मेटल्स में हम देंगे। लेकिन मान लीजिए जो भी कंपाउंड बनेगा किससे, कैटाइन और एनाइन से, तो ठीक है चलिए कंपाउंड तो बना, भले ही उसका नाम आप आयनिक कंपाउंड अभी दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन वो आयनिक कंपाउंड ही होगा। कैटाइन एनाइन से बना हुआ जो कंपाउंड होता है वो आयनिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो इस कैटाइन का जो आपका सिंबल या फॉर्मूला होगा और एनाइन का भी सिंबल और फॉर्मूला होगा, ये अगर आपने सही सही लिखा तो फिर आयनिक कंपाउंड का भी फॉर्मूला जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कैटाइन्स एनाइन्स का आपका जो है 9 में भी टेबल मिलता है और 10 में भी जो है दिया जाता है। स्कूल लेवल में भी आपको जो है मिलेगा और टीचर्स आपको देंगे, बुक में भी आपका दिया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका फोकस वहाँ कैटाइन एनाइन के सिंबल और फॉर्मूला पर रहेगा तब तो। अब आप क्या करेंगे कि उसको याद करेंगे पोएम की तरह, कभी याद नहीं होगा। याद अगर होगा भी तो कुछ देर के लिए याद होगा, 1-2 दिन के लिए याद होगा, फिर आप भूल जाएंगे। तो उससे अच्छा क्या है कि आप कैटाइन एनाइन का फॉर्मूला देखते हुए उसको यूज कीजिए। जब आप यूज करेंगे क्या बनाने में, कंपाउंड बनाने में, तो अपने आप आपका क्या हो जाएगा, वो याद होते रहेगा। लेकिन ऐसे अगर आप चाहेंगे कि हम इसको याद कर लें, रट्टा मार लें, उससे हो जाएगा, ये चीज़ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या इसके लिए चाहिए, देखिए पहला चाहिए आपको इसके लिए चार्ट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। with their symbols। देखिए सिंबल्स भी दे सकते हैं, फॉर्मूला भी दे सकते हैं। लीजिए सिंबल्स और फॉर्मूला लिख देते हैं, ये आपको चाहिए। और दूसरा जो होगा रूल्स फॉर राइटिंग कंपाउंड्स, बल्कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बोल दीजिए, रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला ऑफ compounds formed by cations and anions। ये दो चीज़ आपको चाहिए ही। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपके लिए। सपोज कीजिए हम लिखना चाहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। ये देखिए कैल्शियम नाइट्रेट लिखना चाह रहे हैं, तो ठीक है, कैल्शियम के लिए आप क्या जानते हैं, Ca जानते हैं, और उसका जो चार्ज होता है वो +2 होता है, जिसको आप वैलेंसी बोलेंगे तो 2 बोल दीजिए, है ना। वैलेंसी इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। उसको सिंपल आप जो है ना, उसका मैग्नीट्यूड केवल बोलते हैं। तो जैसे कैल्शियम का चार्ज हो जाएगा +2 या 2+,
लेकिन वैलेंसी 2 हो जाएगा। और नाइट्रेट को हम लोग जो है NO3 से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पर चार्ज -1 होता है। क्या होता है? -1। तो आइदर -1 लिखे या सिंपली एक माइनस दे दीजिए। ठीक है। अब कहता है कि इसका जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो देखिए इससे क्या फॉर्मूला बनता है। इसको आप क्रिस क्रॉस कर देते हैं, जो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। देखिए ये वैलेंसी इधर चला जाता है, ध्यान दीजिएगा, और ये जो वैलेंसी है वो यहाँ आ जाता है कैल्शियम के पास में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस मेथड। तो ये हो जाता है आपका Ca। देखिए Ca जो 1 है वो 1 आ गया यहाँ, और ये जो है नाइट्रेट के लिए NO3, और ये 2 जो है वैलेंसी के फॉर्म में यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो वैलेंसी के ही फॉर्म में क्रिस क्रॉस किया जाता है, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस के फॉर्म में करेंगे आप। ठीक है। तो इसको याद रखना हो। तो कैल्शियम नाइट्रेट के लिए जो फॉर्मूला बन गया, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे, तो वो क्या हो जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल का मतलब ए मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। तो 2 से मतलब 1 से ज़्यादा एटम जैसे ही उसमें रहेगा तो वो मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे, कंपाउंड तो बोलेंगे ही। तो ये जो है इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है। तो इस तरह से जो है ढेर सारे फॉर्मूला जो है आपके पास में बन सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक और भी ले लीजिए, रहेगा आपका अमोनियम। जरा इसको देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट। बोलिए अमोनियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होगा? तो अमोनियम के लिए तो आप जानते हैं कि NH4 होता है, लेकिन इसका चार्ज भी जानना उतना ही जरूरी है, ये +1 होता है। और कार्बोनेट जो होता है वो होता है CO3, और ये होता है 2- या -2 कहिए। तो वैलेंसी के फॉर्म में NH4 का वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2। तो बताइए इससे जो कंपाउंड बनेगा क्रिस क्रॉस से, वो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए NH4, और ये जो 2 है ये चलाएगा यहाँ, और ये 1 चलाएगा NO3 पर। तो ये हो जाएगा NH4 होल 2, और CO3 देखिए 1 है, तो 1 यहाँ ऑटोमेटिकली एक CO3 है ही, तो इसीलिए फिर ये 1 देने की ज़रूरत है नहीं। तो NH4 होल 2 CO3। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको इस फॉर्मूला को जानना होगा। तो सिंबल और फॉर्मूला अगर आपके पास में है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, तो फिर आप केमिकल इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो पहला वर्क हुआ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम ये कैटाइंस एनाइंस जो है उसका तो कलेक्शन हम आपको इस ग्रुप में भेज ही देंगे। ठीक है। और अगर आपके पास में होगा तो आप वो प्रैक्टिस करके आएंगे, फिर हम आपको इसमें ये सारा कुछ बताते हुए तब जा कर के आप जो है क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर आएंगे। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि केमिकल इक्वेशन सही लिखना, क्योंकि उसी में जो है आपका अगर मिस्टेक हो गया थोड़ा भी, आइदर रिएक्टेंट पार्ट में या प्रोडक्ट के पार्ट में, तो फिर वो केमिकल इक्वेशन मीनिंगलेस हो जाएगा,
उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उसमें कोई नंबर ही नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो ये तो हम जान रहे हैं कि आप जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आसानी से याद कर सकते हैं आप, लेकिन वहाँ भी वही चीज़ है कि आपको इस टाइप्स के लिए जो है वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो जानना होगा। जैसे पहला देखिए, आप जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके पास में होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा जो होता है वो होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये चार रिएक्शन मेनली आप आसानी से याद भी कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है। लेकिन अब इसी में जो है अब आपका कुछ स्पेशल रिएक्शन भी होगा। अब वो यहाँ लिख देते हैं हम, सम स्पेशल रिएक्शंस। तो ये चार पढ़ लेने के बाद सम स्पेशल रिएक्शन को भी हम लोग देखेंगे। और वो सम स्पेशल रिएक्शन क्या होगा, देखिए पहला होगा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको आप लिख लीजिए एक जगह, एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन के शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, देखिए RKN। दूसरा जो रहेगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तीसरा जो होगा वो होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए चौथा जो रिएक्शन होगा वो होगा रेडॉक्स रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग खूब पढ़ेंगे। ऐसे तो हम सबका एग्जाम्पल आपको दे देंगे। सारा रिएक्शन जो है किसी न किसी रूप में आप 10 में भी देखेंगे, लेकिन ज़्यादा जो है आगे की क्लास में देखेंगे। लेकिन फिर भी ये जो चार रिएक्शन आपका ऊपर का है ये तो आप जानेंगे ही, लेकिन ये जो चार और जो हमने दिया हुआ है, अगर हो सकता है कि इसमें और भी कुछ बचा हुआ रहेगा तो वो भी आपको हम दे देंगे। लेकिन ये जो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, फोटोकेमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, इस सारे का भी एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन जो है पूरी तरह से आपको हम देंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप सिंपली क्या बोलते हैं, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। तो देखिए ऐसा आप जो है कोई भी रिएक्शन जो है इस तरह से आप लीजिए कि वो क्या हो जाए, कंबाइन करे और इधर जो है प्रोडक्ट मिल जाए। देखिए अब आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं आसानी से। देखिए ये बैलेंस किया हुआ रिएक्शन है, हमने बैलेंस कर दिया है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसा ढेर एग्जाम्पल होगा। H2 + O2 H2O वाला दे देंगे, या चाहे H2 + Cl2 HCl दे देंगे, है ना। ये सब के सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएंगे। तो कम से कम एक एक एग्जाम्पल तो आपको हम दे दें
देखिए इस कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि व्हेन सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें देखिए ये CaO हो जाता है प्लस CO2 हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए कहता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहां देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर होगा। ये सिंपल रिएक्शन जो है आप आसानी से कर लेते हैं। ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, आप इसको देखिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है प्लस